देखें भाई, आपको मैंने आखिरी टर्न पर जो है वो मध्य प्रदेश की जो लोक कला है वो पढ़ाने की कोशिश। आवाज नहीं, दूर दूर बैठो पहले। ओए हीरो, वहां बैठ कुन्ने पे उधर। और तू उठ के उठ वहां से। अरे उठ वहां से, ना उठ जल्दी उठ। यहाँ आके बैठ, सबसे आगे यहाँ आके बैठ। ओह, वहां बैठ कोने पे। हाँ यहीं बैठ। हाँ पीछे वाली पे बैठ, तो रख लेगा रजिस्टर रखने के लिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको लोक कला पढ़ा रहे थे। लोक कला, देखिए लोक कला में मैंने आपको नृत्य बताए थे और गायन बताया था, ठीक। एक और होता है नाट्य। अब देखो, मैं बार बार आपको पढ़ाते वक्त एक चीज समझा रहा हूं कि लिखाने का उतना समय नहीं है कि आपको मैं यहां से बोल के लिखाऊं और उसमें फिर वक्त जाएगा। या तो फिर मेरी क्लास 3-4 घंटे की हो, जैसे कि मैथ की चल रही है अभी, है ना, सुबह 2 घंटे चल रहा है, फिर दिन में 3 घंटे चल रहा है। या तो इस प्रकार से मेरी क्लास हो तो 10-12 दिन में मैं सब खत्म करा दूं, है ना। अब मुझे मिलता है केवल 1-1.25 घंटा, जिसमें भी आपको बातें भी करनी होती हैं, इधर उधर की बातें भी करनी है, आलस भी आता है, समझना भी नहीं है, डिस्टर्ब भी करनी है। तो उतने समय में मैं जितना करा सकता हूं उतना मैं करा पा रहा हूं, ठीक। तो आप समझिए ज्यादा, बाकी जो आपको मटेरियल भेजा जा रहा है ग्रुप में, आप उसमें से याद करिए ज्यादा और आप उसमें से पढ़िए ज्यादा, है ना। कि जैसे आज मैंने आपको बहुत सारे कुछ करेंट्स के और कुछ ऐसे फैक्ट के मैंने आपको ग्रुप में लगभग 10 से 12 इमेजेस भेजे हैं आज, है ना। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप उसको याद करें। उसमें वन फॉरेस्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, उसमें ओडीओपी जो मैंने बताया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है वो है। मैंने आपको कुछ जो अपने मध्य प्रदेश में कुछ नाम बदल दिए गए पिछले वर्ष वो हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ नई यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए कुछ खोली गई हैं, उसमें वो है। कई सारे फैक्ट मैंने आपको आज ग्रुप में भेजे हैं, तो आप उसको ईमानदारी से याद करिए। और महत्वपूर्ण दिवस जो है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ दिवस ऐसे हैं जो केवल अपनी स्टेट मनाती है, कुछ दिवस ऐसे हैं जो अपना मध्य प्रदेश राज्य ही मनाता है, तो वो मैंने आपको भेज दिए। अब आपको उसका, आपका काम है उसको याद करना, है ना। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको पिछले टर्न पे नृत्य और गायन पढ़ाया था, तो ऐसे ही मैं आज आपको नाट्य समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद चित्रकला पढ़ाएंगे, ठीक। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमारा रह जाएगा क्या, जनजातियों का व्यक्तित्व, ठीक है, आदिवासी लोगों का व्यक्तित्व, व्यक्ति। अब जैसे एक है जनगण या जगणक, ऐसी कुछ है ना, वो बहुत बड़े चित्रकार हैं, डिंडोरी में रहते हैं। तो ऐसे लगभग 20-22 लोग हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता ही है। मैंने आज आपको 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट्स भेजे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ युद्ध भेजे हैं, है ना। तो आप उनको रट लेना है, उनको याद कर लेना है। और संभवतः क्या मैं कह रहा हूं 100% उनमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न आदि मिलेंगे ही, और जब मिलेंगे तब आप याद करिएगा कि सर ने वो नोट्स भेजे थे, उसमें से ये वाला प्रश्न आया है। 100% आएगा, 100%, ठीक है। तो जैसे अभी अपन लोक कला वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमने गायन और नृत्य पढ़ा था, तो अब हमको पढ़ना क्या है। देखो मैं ज्यादा आपको समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि लिखाने का वक्त नहीं है। तो जब आप समझ लेंगे तो फिर जब मैं आपको मटेरियल भेजूंगा तो याद करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे जनजातियों को लेकर के मैंने कहा कि कुछ व्यक्तित्व हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं, जैसे सीताराम कंवर। अब सीताराम कंवर जो है वो कंवर जनजाति के हैं, बड़वानी साइड से आते हैं। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो हमको वो जनजाति का व्यक्ति और उसका काम, जैसे तीजन बाई भी एक आदिवासी हैं जो कि पंडवानी गायन शैली से संबंधित हैं, और पंडवानी गाती थी और विश्व प्रसिद्ध हैं। तो हमको एक व्यक्ति और उसकी क्या, उसकी स्पेशलिटी, कि उसने क्या किया है अपने जीवन में, हमको ये 2 चीजें रट लेनी है। और निश्चित तौर पर चाहे आप एसआई का एग्जाम दो, चाहे आप एमपी पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप एमपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दो, आपको उसमें से फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे 110%। क्योंकि कहां से पूछेगा, वो है तो सिलेबस वही,
है ना। तो हमारे पास केवल जनजातियों के व्यक्तित्व वाला एक टॉपिक है, जिसमें से लगभग लगभग 25 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे टांटिया भील, जिनको हम टांटिया मामा भी कहते हैं, है ना। जैसे खाज्या नायक, जैसे भीमा नायक, जैसे भूरी बाई, जैसे जोधैया बाई, जैसे अर्जुन सिंह धुर्वे। 5-7 के नाम तो मैंने ही बता दिए, है ना। जैसे मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है बताओ? राजा नरेश सिंह, है ना। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, बहुत ही कम दिन के लिए बने थे, लगभग 13 दिन के लिए, 12-13 दिन का उनका कार्यकाल था। तो याद रहेगा ये, है याद रहेगा। तो हमें केवल ये पढ़ना है। मैं बार बार आकर के अपनी क्लास में, देखो यहां आकर के मैं लिखा दूं, एक टॉपिक खत्म करा दूं, वो आपके लिए इतना, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, वो आपके लिए इतना आवश्यक नहीं बैठेगा। आवश्यक ये चीज बैठेगी कि सर ने बताया क्या था, कि क्या पढ़ना है। और अगर वो आपने खोजबीन करके कहीं से भी पढ़ लिख लिया, मैं तो भेजूंगा ही, लेकिन जैसे मान लो आपके पास कोई नोट्स हैं, किसी टीचर के पुराने नोट्स हैं, कोई ऑनलाइन तुम पढ़ रहे हो, या कोई किताब है, तो मैंने कहा कि जनजातियों के व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपनी किताब में जाकर के क्या करोगे, वो टॉपिक को खोजोगे। और मैंने कहा कि 20-25 लोग इंपॉर्टेंट है, तो तुमने उनको रट लिया तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आपको जब पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, तो फिर लंका लगना फिक्स है। अब जैसे ये अपना मान लो टॉपिक खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद हमको क्या देखना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि जैसे मैं नहीं आ पाया, या मैं नहीं रहा, या आपके पास आप कोचिंग नहीं आए, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक पिक्चर तो क्लियर है कि ये वाले टॉपिक भी रह गए, इनको भी पढ़ना है। और मेन यही होता है कि बेटा हमको पढ़ना क्या है। देखो मंत्रियों से एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, अभी तक 3-4 दिन हो गए पेपर को चालू हुए, एक क्वेश्चन मंत्रियों से आ रहा है, और मैं कम से कम 6 महीने से चिल्ला रहा हूं कि मंत्री याद कर लेना, मंत्री याद कर लेना। एक क्वेश्चन पेटेंट आ रहा है, नदियों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, योजनाओं से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, निश्चित है वो, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब तुम कहोगे सर योजनाएं मैं कहां से लाऊं, जैसे लाडली बहना योजना, मिल रहे हैं ना पैसे, आ रहे हैं, हाँ। तो अभी कोई आपसे पूछे कि कब से स्टार्ट की गई थी, तो आपको यही नहीं पता, आपको तारीख नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना हो गई, और अपनी लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, आपकी गांव की बेटी योजना हो गई। ऐसी लगभग 10-15-20 योजनाएं आपको मध्य प्रदेश की याद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और अगर सरकार अभी वर्तमान में कुछ 6-8 महीने में कोई अच्छी योजना लॉन्च कर दी है, जैसे अपने अभी डायल 100 को क्या बना दिया है, 112, हमको पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल सी बातें। करंट ये है, और क्या करंट है, जैसे कई बच्चों ने पूछा कि सर एमपी की करंट, और क्या करंट है, करंट है कि वर्तमान के पुरस्कार, कि मध्य प्रदेश सरकार के 5-10 पुरस्कार हैं जो बड़े फेमस हैं पूरे देश में, उनके हमको विजेता पता होना चाहिए, खत्म हो गई बात। जैसे तानसेन पुरस्कार है, राजा मानसिंह संगीत पुरस्कार है, लता मंगेशकर पुरस्कार है, कालिदास पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, अपना प्रभास जोशी पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है, विक्रम पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है, विश्वामित्र पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है, एकलव्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है। अगर आपको बहुत ओवरऑल तैयारी करनी है एमपी के एग्जाम्स की, तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप मेरे से कहना कि सर आपने टॉपिक बताया था उसमें से प्रश्न नहीं आए। अरे प्रश्न तो उसी में से आएंगे। अब कोई कह दे कि मैथ, तो मैथ प्रॉफिट, कोई कह दे प्रॉफिट और लॉस में से आएगा, तो आएगा ही, बचा क्या, अर्थमेटिक तो है ही। अब लेकिन अपन को पढ़ना पड़ेगा ना। अब जैसे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व जो है वो इंपोर्टेंट है। अभी हम इनकी कलाएं पढ़ रहे हैं, कला में हमने नृत्य और गायन लगभग देख लिया था। गायन रह गया था कहां का, बघेलखंड का, बाकी तो हम पढ़ चुके है ना। और रह जाएगा क्या फिर, नाट्य कला, और नाट्य के बाद देखेंगे क्या, चित्रकला, और चित्रकला के बाद भी बहुत सारी कलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि यही कला है, कई कला तो कुछ भी हो सकती है। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, और कई तो मैंने भेज दिए हैं। आप जो मैं आपको भेजा करूं वो सीरियस होकर पढ़ा करो,
क्योंकि मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं भेज देता कि चलो ग्रुप खाली पड़ा है कुछ भी भेज दो, कुछ भी नहीं भेजता हूं, इंपोर्टेंट ही भेजता हूं। तो आपको जो मटेरियल ग्रुप में भेजा गया है, पहले भी वो फोटोज आप एक एक बार पढ़ लें अच्छे से। और मैं आपको 100 बार कह चुका हूं, आपको अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए कि सर आपने वो फोटो भेजा था उसमें मेरे को ये वाले पॉइंट में दिक्कत है, तो आप आकर के मेरे से अगले दिन पूछिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर ये ऐसे ऐसे था। जब मेरे पे समय मिलेगा तो मैं आपके डाउट का समाधान करूंगा। समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं। हमने गाय, अच्छा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि बताएं जरा हमारे मध्य प्रदेश का जो निवाड़ क्षेत्र है उसके नाट्य शैली बता, वो गायन नाच शैली बताएं, नाच, नाच गाना नृत्य बताएं। तुम ही बताओ। नहीं, निमाड़ का, निमाड़ के जो नृत्य हैं वो बताओ। आप बताओ बेटा, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताओ, बताओ आप बताओ, देख के बताओ। परसों पढ़ाया था ना? हाँ आप बताओ। काठी, अपन को काठी तो याद होना चाहिए कि भाई काठी जो है वो निमाड़ का प्रमुख। अच्छा, निमाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी। कौन सी बोली जाती है? और निमाड़ी गाय के लिए निमाड़ बहुत फेमस है। मालवा में कौन सा था? मटकी। मालवा में कौन सा था? मटकी। और बुंदेलखंड में कौन सा था? राइट। समझ में आ रहा है ना? चल बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में बघेलखंड जो है, अच्छा निमाड़ का जो गायन शैली था वो बताओ जरा, कौन सा? कलगी तुर्रा। और बताते जाओ थोड़ा सा यार, थोड़ा बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ कोई बात नहीं। देखें भाई, बिरहा, बसदेवा है, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा क्या था भैया? मैंने आपको पढ़ा चुका हूं घोटुल पाटा है। मृत्यु गीत। कौन सी जनजाति? गौंड। और सही कह रहे हो, गौंड। पंडवानी। अच्छा, बसदेवा को हर बोले भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? हर बोले। बिरहा, बसदेवा, पांडवानी, घोटुलपाटा, देवारी, बिंदसिया। देवारी, बिंदसिया। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के प्रमुख लोक गायन शैलियां हैं। पंडवानी के लिए मैंने आपको बताया था कल, कौन सी फेमस है? तीजन बाई। मूलतः छत्तीसगढ़ में रहती हैं, मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां की हैं तीजन बाई, और बड़ी फेमस हैं अपने पंडवानी गायन शैली के लिए। जैसे अगर हम बिरहा की बात करें तो बिरहा जो है यह एक श्रृंगार, और बिरहा 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 क्या होता है? बिरहा क्या होता है? अरे बिरहा क्या होता है बताओ? अरे बिरहा क्या होता है? बिरहा नहीं समझते तुम लोग? अरे यार तुम कैसे बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारे तुम कैसे हे मेरे ईश्वर, बिरहा समझते हो? तुम बताओ, मैं समझ नहीं पाया तुमने क्या बोला, तुम बताओ। बिरहा का मतलब, अरे यार तुम बताओ कमलिन, कमल नाम है तुम्हारा, तुम बताओ। भूख लग रही है? हांसुल सिंह पीछे भैया, आप सबसे नहीं। अच्छा मैं आप तुम लोगों को आप बाप करके बात करता हूं, तुम्हें ऐसा ही लगता कि अरे सर इतनी इज्जत, हम इसके काबिल नहीं है, हमसे तू करके बात करो, तू। आप बोलोगे तो फिर हम सर पे चढ़ के नाचेंगे। नहीं पता आप लोगों को?
अरे बिरहा मतलब जब बिछड़ जाते हैं, किसी की याद आती है, तो ये नहीं पता तुम लोग? हाँ, तो मतलब एक व्यक्ति को पता था ना बस। तुम या तो मासूम हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, या एक नंबर के, बस समझ लो अपने अपने मन में। तुम्हें बिरहा नहीं पता, कैसे अच्छे तुम। देखो, सवाल जवाब वाली गायन शैली है, श्रृंगार रस से भरा, श्रृंगार रस और एक शायद वियोग करके भी कुछ होता है, हाँ, तो उससे परिपूर्ण यह गायन शैली सवाल जवाब के पक्ष में गाई जाती है, बघेल खंड में गाई जाती है। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे अपन। हाँ ठीक। बसदेवा और हर बोले, या तो बसदेवा कहेंगे या अपन क्या बोलेंगे, हर बोले। हर बोले ये जो है श्रवण कुमार की कथा, रामायण की कथा, महाभारत की कथा है मुख्य रूप से। जैसे श्रवण कुमार की कथा, श्रवण कुमार की कथा मालूम है ना आपको, श्रवण कुमार की कथा है ना, रामायण की कथा, ठीक है। और जो इस गायन शैली को गाते हैं उनको हर बोले बोलते हैं। मतलब जैसे अगर मैं गा रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं हर बोले हूं, ठीक है। और सामूहिक रूप से गाया जाता है, सामूहिक रूप से, ठीक। घोटल पाटा आपको पता ही है, एक मृत्यु गीत है और जनजाति का मृत्यु गीत है। जनजाति के लोग जो हैं वो इस घोटल पाटा जो गीत को जो है वो गाते हैं। मुख्य रूप से गौंड और मुड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो इसको गाते हैं। कौन कौन, गौड़ और मुड़िया जनजाति के क्या, घोटल पाटा मृत्यु गीत है, बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है और सामूहिक रूप से गाया जाता है। कौन सा, घोटल पाटा, याद रहेगा तुम्हें। हाँ, तुम्हारी नजर पे चढ़े हो अभी इस समय। पांडवानी जो है पांडवों की कथा, ठीक है। और पांडवानी की जो फेमस कलाकार हैं वो कौन है, तीजन बाई, याद रहेंगी तीजन बाई, है ना। और एक और है, झाड़ू नाम है, जाने क्या नाम है, झाड़ू देवगन, झाड़ू देवगन, है ना। तो ऐसे करके उनका नाम है, देवगन याद रखो, है ना। तो पांडवानी के प्रमुख गायक हैं। पांडवों की कथाओं का वर्णन है, उच्च स्वर में गाया जाता है और अधिकतर इसका जो आयोजन है वो शाम के वक्त होता है। इतना सा बहुत है आपके लिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा, देखो अगर इसमें डिटेल्ड में जाएगा एग्जामिनर तो बेटा वो सबके लिए कठिन है, वो तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, वो 90% लोगों को आएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि पांडवानी कहाँ का है और हम आंसर नहीं कर पाए तो वो दिक्कत की बात है। तो पांडवानी गायन शैली पांडवों की कथाओं से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश के बघेल खंड में गाई जाती है और जिसकी फेमस कलाकार जो है वो एक देवगन साहब हैं और एक तीजन बाई है। और तीजन बाई तो पूरे काय में फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है, उनको दुनिया भर के अवार्ड मिल चुके हैं। अपने यहाँ पर भी भारत सरकार ने उनको सभी प्रकार के पद्म पुरस्कारों से नवाज रखा है, ठीक। जापान का एक बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार भी उनको भी कुछ साल पहले दिया गया था। क्या रह गया, देवारी रह गया। देवारी जो है ये एक तरह से दीपावली के समय, दिवाली के समय गाए जाने वाली गायन शैली। और अब मुख्य रूप से जो ग्वाला समाज है ना, जो गायों को पालने के लिए जो फेमस जो समाज हैं अपने यहाँ पर, उनसे संबंधित ये गायन शैली है, क्योंकि उनके द्वारा ये प्रमुख रूप से गाया जाता है। कृष्ण की भक्ति पर आधारित है और कृष्ण जी को कहा जाता है क्या, यदुवंशी, यादव जय माधव, है ना। आजकल ये नारा लगता रहता है। तो ये प्रमुख रूप से जो अहीर जाति है तो उनसे संबंधित ये गायन शैली है। कौन सी, देवारी। कब गायते हैं, देवारी के समय। किसकी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में। तो याद रहेगा ये, है ना। मुख्य रूप से बिरहा, बसदेवा, घोटल पाटा, बिंदसिया। अच्छा, बिंदसिया रह गया क्या अभी। बिंदसिया जो गायन शैली है ये बघेल खंड की एक प्रमुख गायन शैली है और ये मुख्य रूप से जैसे ये जो गायन शैली है ये भी एक तरह के नायक नायिका जब बिछुड़ जाते हैं, है ना, तो उनकी याद में ऐसे वो प्रसंग करके वो गाया जाता है ना। और प्रमुख तौर पर उस क्षेत्र में जो एक
गडरिया समाज जो होता है और कोटवार समाज जो होता है, मुख्य रूप से उनके द्वारा यह गायन शैली की जाती है। कौन सी? बिंदसिया। किसके ऊपर है ये? नायक नायिका के मिलन के ऊपर है। नायक नायिका के मिलन और उनके वियोग के ऊपर ये बिंदसिया गायन शैली है, जो कि मुख्य रूप से बघेलखंड में गडरिया समाज और कोटवार समाज के द्वारा यह गीत गायन शैली किया जाता है। कौन सा? बिंदसिया। तो मैंने आपको गायन शैली पढ़ा दी, नृत्य पढ़ा दिए। नंबर आता है किसका अब? लोक नाट्यों का। लोक नाट्य, नाट्य का मतलब होता है नाटक, है ना। और भरत मुनि को भारत में नाटक का जनक कहा जाता है। किसको? याद रहेंगे? याद रहेंगे? भारत में नाट्यों का प्रमुख जो जनक है वो किसको कहते हैं? भरत मुनि। भारत में नाट्यों का जनक किसको कहते हैं? भरत मुनि को। ड्रामा, नाटक, ठीक, जो कि तुम लोग कर रहे हो पढ़ाई का ड्रामा, पढ़ नहीं रहे असल में, असल में नहीं पढ़ रहे तुम। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात इतनी गहरी है। देखो लोग, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई बेरोजगारी तो है, ये आप इसमें क्या नहीं कर सकते, आप इसको झुटला तो नहीं सकते कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ अपने यहां पर एक अशिक्षा का भी माहौल है। अशिक्षा का मतलब, जैसे आप में कई सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, 12th पास करके आए हैं, लगभग सभी लोग 12th पास करके आई है, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, सब कुछ, कोई पीजी किया होगा, कोई कर रहा होगा, सब कुछ है। तुम अपने आसपास भी देख लेना, है ना, किसी ने बीएड कर रखी होगी, किसी ने कुछ कर रखा होगा, ठीक है। लेकिन कायदे से अगर मैं आप लोगों में से ये कह दूं ना कि बिजली विभाग वाले जो हैं वो आपका अधिक बिल दे चुके हैं और कनेक्शन काट गए, इसकी शिकायत के लिए पत्र लिख दो जरा फटाफट से अधिकारी के नाम, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम में से एक व्यक्ति नहीं लिख पाएगा। तुम कहोगे हैं सर का वो तो हमने फीस कम करावे को, पेट में दर्द छुट्टी को एप्लीकेशन सीखी थी, वो भी पार्ट टाइम पे, वैसे ही लिखेंगे का। हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन एक प्रमुख समस्या यह भी है कि हमारे यहां पर पढ़े लिखे अशिक्षित लोग, जिनके पास डिग्रियां तो खूब हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो ज्ञान रखते ही नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। इस वजह से समस्याएं ज्यादा हैं हमारे यहां। डॉक्यूमेंट में वो ग्रेजुएट है, पीजी है, सब है, लेकिन भाई तुरैया एक प्रमाण पत्र, एक प्रार्थना पत्र लिखना भी नहीं आता। और ये गारंटेड है कि मैं तुम में से अगर किसी से ये कहूंगा ना कि इस मुद्दे पर मेल भेज दो किसी को, तो मेल भी नहीं कर पाओगे। तुम में से एक आध व्यक्ति होगा जिसने काम किया होगा तो जानता होगा, लेकिन ये नहीं कि पढ़े लिखे तो हम जानते, तो मेल भी नहीं कर पाओगे। असलियत ये है, इसीलिए हमारे देश में ज्यादा समस्याएं हैं। कहते तो हैं कि पीएचडी वाले ने पुलिस का फॉर्म भर दिया, पीजी वाले ने भर दिया, फलाना वाले ने भर दिया। वो भर इसलिए दिया क्योंकि वहां ससुरे ने पीएचडी पढ़ के करी नहीं है। अगर वहां ने ढंग से पढ़ के करी होती तो पुलिस का फॉर्म नहीं भर रहा होता। नहीं, यही बात समझ। हम 12वीं के बाद कहीं पढ़ने ही नहीं गए, ना कॉलेज पढ़ पाए, कहीं नहीं पढ़ पाए, गए ही नहीं, कहीं व्यवस्था ही नहीं थी। कॉलेज किया, प्राइवेट किया, घर बैठ के बस साल भर में एक बार पेपर देने जाते थे, तो पता ही नहीं था होता क्या है। और उसके बावजूद भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं और डंके की चोट पे पढ़ा रहे हैं। जाने कौन कौन सी कोचिंग में पढ़ाया है। हाँ, ऑनलाइन नहीं आ पाए तो वो एक अलग बात है, और पढ़ाते रहेंगे, अपनी दुकान तो चलती रहेगी, छोटी या बड़ी, बंद तो होगी नहीं। कहीं भी पहुंच जाएंगे मार्कर लेके, रीवा पहुंच जाएंगे, इंदौर पहुंच जाएंगे, कह देंगे साहब नौकरी दे दो, वो हाल रख लेगा। तो आप अपने यहां स्किल नहीं है लोगों में, इसलिए और समस्या है। इंजीनियर है, कह रहे इंजीनियर ने पुलिस का फॉर्म भर दिया, वो भर इसलिए दिया क्योंकि इंजीनियरिंग से पढ़ाई नहीं हो। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या ये भी है, योग्यता नहीं है, डिग्रियां खूब हैं, और जिस दिन हमारे देश में डिग्रियों के अनुरूप थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया तो उस दिन हमारे यहां समस्याएं होंगी ही नहीं। बात सही है ना। बात काय पे चालू हो गई थी? ड्रामे पे। तो अपने यहां हो रहा है ड्रामा। ऐसे कॉलेज से करवा दो सर जी जहां में जानो नहीं पड़े,
अच्छा बेटा, हाँ ऐसे बता दो कि वहां से पेपर वेपर अपने आसानी से हो जाए। अच्छा ओके। और तुमको पोस्ट चाहिए ग्रेजुएशन वाली, कैसे मिल जाएगी? ग्रेजुएशन तुमने पढ़ी नहीं। हम सफल नहीं हुए जिस पेपर में हमने दिया, तो उसकी वजह मेन यही है क्योंकि हमने ग्रेजुएशन किया ही नहीं। पढ़ के की होती तो हम निकल जाते। तो जितना पढ़ा उतना हम कर रहे हैं काम। आ रही है कुछ समझ? तो कभी भी कोई तुमसे छोटा अगर कोई बोले कि मेरी ग्रेजुएशन ऐसे करवा दो, तो उसको सलाह देना कि नहीं बेटा गलती कर रहे हो, हम कर चुके, तुम पढ़ के करो, कोई लाभ नहीं होता उससे। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। नाटक नाटक करना क्या कर दो, बंद। कैसर वो नहीं होगा, क्योंकि नाटक ही सबको मरवा देता है। अच्छा, निवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, समझाओ जरा मुझे। निमाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? हाँ ऐसे बताओ ना, खंडवा खरगोन। बहुत बढ़िया बेटा। कौन सा क्षेत्र? खंडवा खरगोन। क्या होता है यहां पर, कौन सी मिट्टी मिलती है अपन को? काली मिट्टी। तो क्या होता है इधर पर? कपास। और यहां पर खंडवा में प्याज की खेती भी ठीक ठाक मात्रा में होती है, याद रखना, प्याज के लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? हाँ। अच्छा, पहले क्या है? मालवा। मालवा का है माच और है ढोला मारू। देखो हमारा सबसे प्रमुख काम यह है कि सबसे पहले हमको नाम रटने हैं। जब नाम रट जाए उसके बाद हमको उसकी डिटेल में घुसना है। हम डिटेल के चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे कि हम नाम भूल जाएं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमको नाम रटने हैं। हमको काठी को मालवा में नहीं घुसेड़ना और मालवा को काठी में नहीं घुसेड़ना है। हमको नाम सबसे पहले याद होने चाहिए। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। जब नाम रट जाए कि हां भाई कलगी तुर्रा जो है वो निमाड़ का है, हां भाई काठी जो लोक नृत्य है वो निमाड़ का है, मटकी जो है वो मालवा का है, राई जो है बुंदेलखंड का है, जब हमको सुआ जो है वो बघेलखंड का है, तो जब हमको नाम रटना है फिर उसके डिटेल में घुसो। फिर तो आप अगर गूगल भी कर लोगे तो बता देगा वो सब, और मेरे से तो ज्यादा ही बता देगा। लेकिन जब आपको नाम ही याद नहीं है तो फिर आगे की कहानी तो आप वैसे ही भूल जाओगे। माच, ढोला मारू, भवई, गवरी। गवरी नाट्य बताया था, भीलों का बताया था, भील करते हैं गवरी नाट्य नहीं बताया था। याद रखना, गवरी को किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। गवरी एक और है, राम दंगल और नकल। अब तो देखो भाई समय के साथ ये सब कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं, कोई नहीं करता अब ये सब। समय बढ़ेगा, परिवर्तन आएंगे, परिवर्तन आएंगे, पीछे की चीजें कैसी होती जाएंगी? छूटती जाएंगी। ये क्या है? ये रियलिटी है, ये हास रियलिटी है। और ऐसे ही जीवन चलता है, उसमें अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, है ना? ऐसे ही चलता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना? हम कई बार कह नहीं देते कि त्योहारों में अब पहले जैसा आनंद नहीं रहा, कहते हैं ना, क्योंकि भाई समय जो है वो परिवर्तित, उसमें ज्यादा अपन को दिमाग भी लगाना नहीं चाहिए। पहले के कपड़े पहनने का तरीका अलग था, आज कपड़े पहनने का तरीका अलग है। पहले का खान पान, पहले का जो लड़के जो युवा जो थे वो पहले सवेरे उठ के बढ़िया दूध और केला वेला सूद देते थे। आजकल के जो बच्चे हैं सवेरे उठते हैं, उनको चाय चाहिए और एक सिगरेट चाहिए टपरे पे। टपरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है शहर में कि जितनी तेजी से तो मोदी जी की प्रसिद्धि नहीं बढ़ी, इतनी तेजी से तो अडानी की संपत्ति नहीं बढ़ी। इतनी तेजी से टपरे बढ़ रहे हैं, हर गली में एक टपरा खुला जा रहा है ना? और लड़कों को और बच्चों को आजकल की, हाँ मतलब सब समानताएं, कोई खुल के पी रहा है, कोई छुप के पी रहा है। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन तो चलता ही रहेगा, तो उसमें ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गम्मत, निमाड़ का एक प्रमुख लोकनाट्य है गम्मत। मालवा का एक प्रमुख लोकनाट्य है माच।
गम्मत हमको बहुत प्रमुखता से याद होना चाहिए। गम्मत और है एक रास मंडल, और रास मंडल को ही अपन रास लीला भी कहते हैं, रास लीला। ठीक, गम्मत हमको रट लेना है, जहां तक है तहां तक गम्मत ही आपसे पूछा जाएगा। गम्मत हो गया और रास मंडल हो गया, और एक है हमारा खमरास और एक है ठोटिया, ठो ठे या, और एक है अपना खमरास। ठीक है, गम्मत आपको याद होना चाहिए। गम्मत और माच प्रमुख रूप से हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले प्रमुख लोक नाट्य हैं, और हमारे मध्य प्रदेश का जो लोक नाट्य है वो कौन सा है? माच। माच जो है वो मालवा का एक प्रमुख लोक नाट्य है, और माच जो है ये संपूर्ण मालवा में होता है। ठीक, और सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी पूरे साल भर ये नाट्य कर सकते हैं। क्लियर है? किसके बारे में बात हो रही है? माच के बारे में। किसके बारे में? माच। प्रमुख रूप से कहां पर? मालवा। मालवा मतलब कौन सा मालवा? लगभग संपूर्ण मालवा। कब होता है? तो हम कहेंगे क्या, बरसात को छोड़कर है, और कब? मुख्य रूप से रात्रि के समय, रात्रि के पहले पहर में। ठीक, उसमें ये लोक नाट्य का आयोजन होता है। किसका? माच का। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो लोकनाट्य है माच, ये आपको थोड़ा बहुत राजस्थान में भी मिलेगा और थोड़ा बहुत नीचे महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मालवा से ये वाले एरिया कैसे हैं? लगे हुए हैं, टच हैं। ठीक, तो जो माच है, माच जो है वो प्रमुख रूप से मालवा में मालवी लोक गीतों पर आधारित है। सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं, जो कि फेमस हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ये प्रमुख रूप से हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार हैं। किसके? माच के। क्लियर है? किसके? माच के। और हमारे मध्य प्रदेश में माच जो लोकनाट्य है उसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक और सारंगी। क्या है? ढोलक और सारंगी। देखो मैं बच रहा था इनको डिटेल में पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपको लोकनाट्य समझ में आ जाएगा तो आपको यदि मैं नोट्स भेजूंगा तो आप याद करने की वैसे ही सक्षम है, और समय का अभाव है बस थोड़ा सा, जैसे थोड़ा समय का अभाव बस, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखाने में बचता हूं। लेकिन फिर भी एक को तो आप लिख ही सकते हैं कि माच जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है, और ऐसा कहते हैं कि मालवा में यह नाट्य जो है वो लगभग इसका इतिहास 300 वर्ष पुराना है, और हमारे मालवा से लगे हुए महाराष्ट्र में भी यह लोकनाट्य होता है। और मध्य प्रदेश के दो प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, जो कि बहुत फेमस हैं। काहे के लिए? इस लोकनाट्य के लिए, माच के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपना राजकीय लोकनाट्य घोषित कर रखा है। और इस लोकनाट्य को करने में हमारे राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि इन लोगों की जो कथाएं हैं उनके ऊपर लोकगीत गाए जाते हैं मालवी भाषा में, मालवी बोली में। तो मालवी बोली में लोकगीतों पर यह लोकनाट्य किया जाता है, जिसमें ढोलक और सारंगी का प्रयोग होता है। याद रहेगा? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अच्छा, ढोला मारू। ढोला मारू गीत जो है राजस्थान का एक दोहा गीत है, और मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड में गाया जाता है। भवई जाति के जो लोग हैं ये ढोला मारू इन्हीं से संबंधित है, और इसी का ही एक रूप है। ढोला मारू या भवई एक ही बात कह सकते हैं। भवई जाति के जो लोग हैं इसके द्वारा यह किया जाता है। कौन सा? ढोला मारू। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथाएं गाई जाती हैं और उनका नाट्य किया जाता है। ढोला कौन है? एक कोई राजा है, और मारू कौन है? उनकी राजकुमारी है, रानी है। तो उनके प्रेम प्रसंग पर आधारित कई सारी कथाएं, कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं, और उस पर होने वाला जो
नाटक है वो क्या कहलाता है? ढोला ढोला मारू। क्लियर है क्या? गवरी नाट्य जो है, जिसको मेरू नाट्य भी बोला जाता है, कहां है गवरी? जेरा। सुन रहे हो ना कि लिख दूं बोर्ड पे? गवरी नाट्य जो है, जिसको मेरू नाट्य भी बोला जाता है, यह मुख्य रूप से भीलों के द्वारा किया जाता है। और भील रह रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में और वहीं पर है मालवा। तो गवरी लोकनाट्य के लिए हम भीलों को जानते हैं और भील आदिवासियों के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। और इसका जो मुख्य आधार है, वो भगवान शिव और भस्मासुर की जो कहानी है ना, देखा है, सुना है आपने? भस्मासुर और शिव की जो कहानी है उस पर एक आधारित लोकनाट्य है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होता है, लगभग 30-40 दिन तक इसका मंचन चलता है। नहीं यही बात समझ में? कितने दिन तक मंचन चलता है? 40 दिन तक। कहां पर होता है गवरी? मालवा। मालवा की बात चल रही है तो मालवा पढ़ रहे हैं अपन लोग। अच्छा, माच हो गया, ढोला मारू बवई हो गया, गवरी हो गया। राम दंगल और नकल दो रह गए, है ना? अच्छा, गवरी किसके द्वारा किया जा रहा था? भीलों के द्वारा। अच्छा, गवरी जो है वो कब से कब तक चल रहा है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। अरे अपने मध्य प्रदेश में अपना जो क्षेत्र है ग्वालियर, जहां अपन लोग रहते हैं, और मजे की बात यह है कि जो हमारे यहाँ पर जिस जगह अपन रहते हैं, हजीरा जो क्षेत्र है, वहां पर एक मेला भरता, बहुत पुराना, अब तो खत्म ही हो गया लगभग, उसको खत्म कर दिया। ये मेले, ये जो परंपराएं हैं, ये आपके कल्चर को बताती हैं और इनको संरक्षित करके रखना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सरकारों की और समाज की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अपना कल्चर, अपनी चीजें धीमे धीमे क्या होती जा रही हैं? लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हम उसको फॉलो करना ही चाहते, क्योंकि अपन आलसी बहुत हो गए हैं। मोबाइल का जमाना है और मोबाइल में ही अपन सब कुछ कर लेते हैं। मोबाइल में त्योहार मन जाता है, स्टेटस लगा लिया, मन गया त्योहार। बगल के चाचा हैं, तुम बिन के पांव छुए नहीं गए और बई पे कर दो हैप्पी दिवाली। परिवार तो परिवार होता है, परिवारों के सदस्य की इज्जत करनी चाहिए, फलाना और ढिमका। मदर्स डे पे स्टेटस लगा देंगे हैप्पी मदर्स डे, और मदर्स से तुमने पूछी नहीं कि सवेरे से काम कर रही हो, कछु पानी पप्पा कछु पियो के नहीं। तो अब तो क्या मोबाइल का जमाना है, तो सब कुछ मोबाइल पे ही हो जाता है। असलियत में लोग करना चाहते ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में एक स्थानीय लोकल लेवल का क्षेत्रीय एक मेला भरता था रक्षाबंधन के दूसरे दिन, जिसको कहते थे चक्री का मेला, जिसमें एक चक्री जो होती है उसको बहुत ऊंचाई पे उड़ाया जाता था और ऐसे घुमाया जाता। कैसे घुमा लेते मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि एक इंसान की हाइट लगभग 6, 6.5, 7 मैक्सिमम होती है, और वो इतनी ऊंचाई पर चक्री घुमा लेते हैं कि पता नहीं कैसे। फिर ऐसे घुमाते हैं, फिर वो नीचे आती है, उसको फिर कंट्रोल करके फिर ऊपर तक घुमाते हैं। तो इस वजह से उसको चक्री का मेला कहते थे। और भी कई सारे प्रदर्शन उसमें किए जाते थे, कि जैसे भारी भारी जो पत्थर होते हैं, जिनको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया, हंसली, नाल वगैरह अपने लोकल भाषा में बोला जाता है, उनको उठाने का प्रदर्शन चलता था। और कई सारे प्रतियोगिताएं उसमें होती थी, और छोटे छोटे ठेले वेले लग जाते थे। तो हम भी जाते थे उस मेले में, बचपन में हम खूब गए, 2 रुपए 5 रुपए लेके, है ना। उस जमाना अलग था, अठन्नी चलती थी, अठन्नी का जमाना था, तो 5 रुपया पेट भर के खा पी आते थे। तो ऐसा मेला, ऐसी आयोजन क्षेत्रीयता पर लगते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले आयोजित होते हैं, ये सुन लो। और मध्य प्रदेश जीएस का एक प्रमुख टॉपिक है मध्य प्रदेश के मेले, जो कि एग्जामिनर पूछता है। प्रमुख तौर पर आपको कम से कम मध्य प्रदेश के 50 मेले याद होने चाहिए, कम से कम 50, कम से कम बता रहा हूं। और ये पता होना चाहिए कि मेला कब, देखो मैं बता रहा हूं आपको ओवरऑल, कि आपको पूरे एमपी में अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़िए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना आपका, ठीक। जैसे मेले का टॉपिक है, जैसे महामृत्युंजय का मेला रीवा, गधों का मेला सतना, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर, नागा जी का मेला मुरैना। तो अगर किसी मेले की कोई स्पेशलिटी है, संत सिंगाजी का मेला, संत सिंगाजी बताए थे परसों, तो जहां बताया था वहीं लगेगा। कब लगता है, कितने दिन के लिए लगता है, अगर कुछ स्पेशलिटी है तो वो 3 चीजें बस। सनकुआ का मेला दतिया, रतनगढ़ का मेला दतिया,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, कम से कम 50 याद होने चाहिए। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर में, जिसको आप कहते हैं महादाराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला। उसके लिए प्रॉपर एक प्राधिकरण बना रखा है, मेला प्राधिकरण, जहां पर सुई से लेकर के गाड़ी तक आपको मिलती है, परचेस होती है, जिसको अपन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार के हिसाब से सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो ऐसे आपको मेले याद होने चाहिए, समझ रहे हैं? अब मेले मिलेंगे कहां? कपिल सर जीएस वाले नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मेले मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन होता है उज्जैन में, ये याद रखना। देखो बात चल रही है तो यहीं सुन लो, कहां होता है सबसे ज्यादा मेले का आयोजन? उज्जैन में, मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। जैसे भगोरिया क्या है? भगोरिया एक त्योहार है भीलों का, जिसके उपलक्ष्य में भगोरिया मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि मालवा के लगभग 20 क्षेत्रों में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? आपको भेजना क्या? आपको मटेरियल भेज देंगे, है ना? ऐसे करके हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ मेले हैं जो एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, वो आपको याद होना चाहिए, मतलब चाहिए। एक टॉपिक है ये मध्य प्रदेश का जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला राम दंगल, ये कलगी तुर्रा की भांति एक प्रतिष्ठात्मक रखने वाली गायन शैली पर होने वाला एक नाटक है, जो कि मालवा में होता है। इसको आप इतना ही याद रखो। नकल क्या है? नकल नाट्य जो होता है, ये मालवा अंचल में होने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल उतारी जाती है। जैसे कोई फेमस व्यक्ति है, लोकप्रिय कोई व्यक्ति होता है, उसकी नकल उतार करके नाट्य किया जाता है, और साथ में नाटक के साथ साथ ईश्वर की वंदना भी की जाती है। और मालवा के क्षेत्र में होने वाला यह प्रमुख लोक नाट्य है। कौन सा? नकल लोक नाट्य, है ना? किसी की भी नकल उतारी जाती है और उसको हास्य व्यंग। और ये नाटक जो है ये क्यों किए जाते हैं, या लोकगीत हैं ये क्यों गाए जाते हैं, या जो नाच गाना है ये क्यों किया जाता है? इसके 2-3 प्रकार हैं। जैसे लोक गीतों के माध्यम से कई बार समाज में फैली बुराइयों के बारे में समाज को चेताना, कि समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसको दूर किया जाए। तो ये नाटक या गायन ये लोकल लेवल पर जो होते हैं वो इसलिए होते थे कि समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, समाज में अगर कोई दिक्कत है, समाज का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर समाज, समाज का मतलब वो होता है कि जहां अपन रह रहे हैं वो समाज, उसको समाज कहते हैं, है ना? समाज का मतलब इससे मत निकालना कि मैं तोमर, मैं भदौरिया, मैं शर्मा, मैं पटेल, मैं यादव, मैं ये, मैं फलना, मैं ढिमका। समाज का मतलब कि आप जिस जगह रह रहे हैं वो पूरा एरिया। और कई पहले क्या होता था, एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग एक जगह रहते थे, एक ही जगह घर बनाते थे, फिर एक ही जैसी उनकी मान्यताएं होती थी, एक ही जैसे उनका कल्चर होता था। इसी वजह से फिर वो एक ही समाज के लोग कहलाने लगे, फिर उन्होंने पीछे टाइटल लगाना चालू कर दिया अपने अपने। तो इस तरह से समाजों का निर्माण हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? कई बार कह नहीं देते तुम लोग, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, कोई कह देता हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। तो क्यों? क्योंकि नियम क्या है, अलग अलग इंसानों ने अपने अपने अलग अलग रूल बना लिए। जब एक ही धर्म के अंदर बना लिए तो वो अलग अलग समाज बन गई, और जब क्षेत्र तक दूर 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 जगह से बन के आए हैं नियम तो वो अलग अलग धर्म हो गए। नहीं आ रही बात समझ में? भाई जैसे इस्लाम धर्म कहां से आया? अरब से आया, तो अपने यहां से तो दूर ही है ना। क्रिश्चियन ईसाई कहां से आए? यूरोप कहीं से आए होंगे, तो वो भी दूर है, तो उनका अलग अपना अलग सिस्टम है। तो गीत, गायन, नाटक जो भी है ये सब समाज में एक विचार, एक पॉजिटिविटी रखने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए सब चीजें आयोजित की जाती। तुम कितने को टेंशन में हो, कहू के बिहाव में गए हो, डीजे बज रहा है एकदम, अब तुम्हारा मन नहीं है नाचने गाने का, तुम्हारे चिंता है बहुत कि अरे पेपर आ गया, पेपर देना है, नहीं तो माता जी कूट देंगी, पढ़ाई छूट जाएगी, टेंशन में बैठे हो, या घर की कोई दूसरी भी समस्या है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति तुमको जबरदस्ती खींच लाता है, तुम्हारे घर के लोग या परिवार के लोग, फिर तुम थोड़ी देर के लिए वो सब भूल भाल करके तुम मस्त हो जाते हो, आनंद में आ जाते हो। तो सब इंसान की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए गए सब युक्तियां हैं कि इंसान टेंशन फ्री रहे। समझ में आ रहा है? लेकिन लोक गायन करना, नाटक करना, नाच गाना करना सिर्फ किसके लिए? ये सब इंसान की सेहत के लिए, कि उसको टेंशन नहीं हो ज्यादा, मस्त मौला रहे, एकदम बढ़िया रहे। बात समझ में आ रही है? लेकिन इंसान ने इसी को अपने टेंशन का विषय बना लिया। तुमने कहा डीजे पे ज्वालो गानो बजेगो, माना कि नहीं जी नहीं बजेगो, जी बजेगो। ले तू तीरो कैसे बज रहा हो, मेरो का ही नहीं बज रहा हो, ले धू
दच ले ओ काम, खुशी का माहौल बदल गो काहे में। जैसे गम्मत है, गम्मत मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में होने वाला एक प्रमुख नाटक है, जो कि हास्य व्यंग का एक लोकनाट्य है। हास्य व्यंग का एक लोकनाट्य है, जिसके प्रमुख कलाकार सुनील पांडे, ओंकार साहू। गम्मत जो है निमाड़ क्षेत्र में होने वाला प्रमुख नाट्य है, जो कि हास्य और व्यंग पर आधारित है। नवरात्रि, होली, गणगौर जैसे पर्वों पर आयोजित होता है। गणगौर एक पर्व है। गणगौर पर्व के अवसर पर गणगौर गायन शैली भी की जाती। गणगौर बताया था ना अभी कुछ दिन पहले। नाच गाना भी होता है, गाते भी हैं, पूजा पाठ भी होती है। चैत्र की 9 दुर्गों में होती है। चैत्र की नवरात्रि जब आती है तब गणगौर की पूजा होती है। ठीक है, हाँ, गणगौर, जबकि वो मूलतः कहाँ का कल्चर है? निमाड़ क्षेत्र का। ठीक, लेकिन अब जब निमाड़, जैसे मैं निमाड़ क्षेत्र का वासी हूं, मेरा कोई कल्चर है, मैं अपने पूरे परिवार सहित ग्वालियर की पीताम्बरा कॉलोनी में रहने आ गया, मेरे संग पूरा परिवार आ गया। अब 20-50 साल से मैं रह रहा हूं, तो मैं अपना कल्चर तो फॉलो करूंगा ना। और गणगौर में मना रहा हूं, मेरे साथ फिर 2-4 और मनाने लगे, 3-4 और मनाने लगे, 6-7 और मनाने लगे। तो ऐसे होता है कल्चर का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। नहीं आई समझ में? और अपन तो इंडियंस हैं, अपन तो हाल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने कल्चर को। कितना अच्छा कल्चर चल रहा है देखो अपने यहाँ पर, कि बढ़िया चाय और बढ़िया। उन ससुरों को ये नहीं मालूम कि तुम जहर और मिला करके स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, वो भी खाली पेट, है ना। हाँ, और उनको लड़कों को ये लगता है कि हम बहुत एकदम हीरो टाइप हो रहा है। अपने आप को सोचते हैं कि KGF का यस सिगरेट पी रहा है, संजय दत्त सिगरेट पी रहा है। अपने वो उनके मनगढ़ंत दिमाग में क्या है, चलता रहता है ये सब। गम्मत कहां का है? गम्मत कब होता है? नवरात्रि, होली और गणगौर के पर्व पर। कौन दो प्रमुख कलाकार? सुनील पांडे और ओंकार साहू। जैसे निमाड़ अंचल में बारात के समय एक हास्य व्यंग का एक नाटक होता है, जिसको अपन कहते हैं ठोटिया। यह भी एक हास्य व्यंग का नाटक है। हास्य व्यंग का नाटक है ये, है ना। विवाह के समय, बारात आगमन के समय पर एक नाटक होता है, जिसको अपन ठोटिया कहते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं को प्रदर्शित करने वाला एक जो लोकनाट्य है, जिसको हम रास मंडल या रासलीला टाइप कह देते हैं। तो रासलीला इसको नहीं कहेंगे, दूसरा है, इसको कहेंगे रासलीला, खमरास को। क्योंकि जो रास मंडल है, इसमें जो भगवान कृष्ण है, उनके जन्माष्टमी के पर्व पर बाल स्वरूप, जो उन्होंने जो लीलाएं करी हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। जो बंद कर दो यार पंखा, जो पंखा बंद कर दो। कर दो बस। अरे सब कर दे तू बंद यार। हाँ नहीं तो ठीक, क्लियर है। अब कौन सा रह गया बेटा? केवल खमरास। वही जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की जीवन पर आधारित लीलाओं का वर्णन किया जाता है, इसको रासलीला भी कहते हैं। देखो रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर ना हो तो। गम्मत जो है वो हास्य व्यंग पर आधारित नवरात्रि, होली, गणगौर पर होने वाला एक लोकनाट्य है, जो कि सुनील पांडे और ओंकार साहू वहां के प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा, रास मंडल जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाला नाटक है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठोटिया हास्य और व्यंग पर आधारित शादी ब्याह के अवसर पर होने वाला एक नाटक है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है बारात के आगमन पर। खमरास यह भी जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाला लोकनाट्य है, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। क्लियर हो गया है? अच्छा देखो नेक्स्ट अपन पहले बुंदेलखंड पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे अपन
बघेलखंड। बुंदेलखंड का जो है एक नौटंकी होता है वहां पर। नौटंकी बघेलखंड में भी होता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड एक दूसरे से, हाँ, तो इसीलिए वहां का कल्चर वहां पर भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। एक होता है बेटा स्वांग। स्वांग को आप रट के रखो। स्वांग, बुंदेलखंड में से कोई बैठा है इधर आप में? एक व्यक्ति। और कोई महिलाओं में कोई बुंदेलखंड से कोई नहीं है? कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा है? ऐसे मत अपने 32 दांत दिखाया करो गधे। स्वांग, अगर कोई बुंदेलखंड से ऐसे एक व्यक्ति हैं तो उनको ये स्वांग शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिला होगा। वहां पर जैसे कोई व्यक्ति कुछ बहाने मारता है तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं तुम स्वांग ना रचाओ थे। बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं कि देखो कैसा स्वांग रचा रहे, ऐसा स्वांग नहीं रचाओ जात। आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, अपनी लोकल की भाषाएं हमें इतनी आती है कि अगर कोई सामने वाला मुझसे बात करेगा तो उससे मैं बात कर लूंगा। जैसे अगर कोई मुरैना की भाषा में बात करता है तो मैं कर लेता हूँ, भिंड की भाषा में करता है तो कर ले। थोड़ा सा अंदर है मुरैना भिंड में, हल्का सा। कोई जैसे इटावा साइड की बोलता है तो उसमें कर लेते हैं, और झांसी साइड की बोलता है इसमें कर लेते हैं। 3-4 तो अपन को आते। तो वहां पर क्या है, एक आम भाषा का वो है कि देखो तो कैसा स्वांग रचा रहे। स्वांग मतलब नाटक, इसीलिए वो लोगों की बोलचाल की भाषा में शामिल है कि स्वांग जो है उसका संबंध नौटंकी से भी, नौटंकी और स्वांग एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। नौटंकी बुंदेलखंड का एक प्रमुख और बहुत प्रमुख एक लोक नाट्य है, और कोई भी शुभ अवसर होता है बुंदेलखंड में तो नौटंकी का आयोजन हो जाता है। और नौटंकी जो है वो प्रॉपर हास्य और व्यंग पर आधारित है। अब तो स्वरूप चीजें बदल गई हैं, पहले स्वरूप चीजें अलग थी, और नौटंकी लंबा चलता है। तो उस बीच में जो गैप होता है, अब गैप में जनता बोर ना हो, तो ऐसे बीच बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए बीच बीच में जो थोड़े से प्रदर्शन किए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। तो स्वांग कहां का लोक नाट्य है? एक राई नृत्य होता है, राई सुना है आपने? राई मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोक नृत्य है। तो राई के कलाकार नाचते रहते हैं, है ना? और कई बार वो आयोजन होता है लगभग रात भर का। ठीक, अब कलाकार नाच रहे हैं, ठीक है। अब कोई मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं कि चालू कर दिया और करत रहो डांस, है कि भैया अब सवेरे तक चले वो, सवेरे तक बेचारे रोबोट नच रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, इंसान है तो उनको रेस्ट चाहिए बीच बीच में। तो वही जो रेस्ट होता है, कई जगह नौटंकी, राई और स्वांग तीनों एक साथ होते हैं बुंदेलखंड में, क्योंकि वहां का एक कल्चर है। वही राई के कलाकार राई नृत्य कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई कलाकार नौटंकियां कर रहा है। ठीक, अपन बोलते नहीं अपने यहाँ की भाई नौटंकी कर रहा है, तो नौटंकी कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। असली बात ये नहीं है। तो राई के नृत्य के बीच में जो लोगों को थोड़ा रेस्ट होता है कि भाई 10 मिनट थक गए पैर वगैरह, नाच कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तब तक फिर वो क्या चलता है? तब तक चलता है क्या? स्वांग। तो राई नृत्य के समय याद रहेगा, नौटंकी और स्वांग कहां के हैं? किसी भी शुभ अवसर पर स्वांग जो अधिकतर होते हैं वो समाज के ऊपर होते हैं, समाज के ऊपर, समाज की सच्चाइयां और ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। चलो भैया, अब तुमने ये सब देखा नहीं है और शायद अब तो तुम देख भी नहीं पाओगे भविष्य में, क्योंकि समय के साथ साथ ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं? एकदम खत्म होती चली जा रही हैं। रासलीला, रामलीला, रहस्य, ये भी देखो, रासलीला और रामलीला बुंदेलखंड और बघेलखंड की प्रमुख नाट्य हैं। नाट्य तो होता है, रामलीला वगैरह आपने देखी होगा, गांव क्षेत्र से आते हैं आप लोग, ग्रामीण क्षेत्र से,
देखी ही होगी, हमने भी देखी ही है। और रासलीला आजकल चलती हैं, जब भागवत कथाएं होती हैं तो दिन में भागवत कथा चलती है अपने शहरों में, और शाम के समय अब जनता क्या करे, अब जनता का कैसे, अब जनता को तो बिल्कुल एकदम भगवान का नाम लेना ही है। वो कहते हैं 7 दिन हो गए, 7 दिन चलता है अपने यहाँ भागवत कथा, तो शाम के समय कई जगह रासलीला का आयोजन हो जाता है, तो भगवान जो कृष्ण है उनकी लीलाओं का वर्णन उसमें किया जाता है नाच गा करके। तो ये सब चीज है, ये भी बुंदेलखंड और बघेलखंड का प्रमुख क्या है, प्रमुख लोकनाट्य है। अच्छा, एक लोकनाट्य जो कॉमन है, अगर आपको दोनों मिल जाए अगर ऑप्शन में, लकड़बग्गा, ये मुख्य है भाई, प्रमुख है। अगर आपको जैसे दोनों मिल जाए तो दोनों में आप लगाएंगे बघेलखंड, वैसे तो दोनों मिलना नहीं है। अगर आपको दोनों मिल जाए तो आप लगाएंगे क्या, बघेलखंड। लेकिन वैसे दोनों में अगर बघेलखंड नहीं है ऑप्शन में, बघेलखंड उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया, तब आप क्या लगाएंगे, बुंदेलखंड। क्लियर है क्या। लकड़बग्गा लोकनाट्य जो है वो जनजातियों के द्वारा आयोजित है, और वन पशु, मनुष्य और पशु के ऊपर एक लोकनाट्य है। किस किस के ऊपर है, हाँ, मनुष्य और पशु, वन पशुओं के ऊपर ये लोकनाट्य है, लकड़बग्गा। ठीक, हाँ, लकड़बग्गा करके ऐसे लोकनाट्य होता है, उसमें एक मंचन किया जाता है कि लकड़बग्गा जो है वो गांव की एक महिला को उठा के ले जाता है ऐसे करके, तो फिर उसको खोजने के लिए जाते हैं, तो इसमें वो घायल हो जाता है, ऐसा करके पूरी एक स्टोरी है। घायल हो जाता है तो फिर वो, उनमें दोस्ती हो जाती है लकड़बग्गा में उस स्त्री में, तो ऐसे करके पूरा नाटक का मंचन ऐसे किया जाता है, तो उसको अपन लकड़बग्गा लोकनाट्य कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से कहां पर, बघेलखंड में होता है। कहां होता है, तो स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, रहस और भड़त, रहस और भड़त। रहस जो लोकनाट्य है यह बुंदेलखंड में जन्माष्टमी के अवसर पर, कहां पर, बुंदेलखंड में कृष्ण जी पर आधारित उनके जन्मदिन के दिन किया जाने वाला एक लोकनाट्य है। भड़त जो है बुंदेलखंड में होने वाला एक प्रमुख लोकनाट्य है, जिसमें चंदेल शासकों की वीर गाथाओं को गाया जाता है, उसके ऊपर वो आयोजन होता है। कौन सा, भड़त मिलेगा या भड़ैती मिलेगा, एक ही बात है, भड़ैती, भड़ैती, है ना। तो क्या होता है इसमें, चंदेल राजाओं की वीर गाथाएं, शौर्य गाथाओं को मंचन किया जाता है, नाटक किया जाता है। और भारत में नाट्य का जनक किसको कहते हैं, हाँ, कुछ थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको। चलिए, बहुत अच्छा, हे भगवान। आगे देखें, एक रह गया है अपना, कौन सा, बघेलखंड। बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। कौन सी खेती होती है बघेलखंड में प्रमुख रूप से, काय की खेती होती है बताओ, है चावल की। बघेलखंड जो है, बघेलखंड जो है, बघेलखंड जो है वो किस राज्य से लगा हुआ है बेटा, बघेलखंड का ज्यादातर हिस्सा कहां चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। बघेलखंड का ज्यादातर हिस्सा कहां चला गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बना था, भारत का कौन सा राज्य था उस समय, वो 26वां। कौन था अपना यहां का प्रधानमंत्री, बताओ, भूल गए, भूल, देखो कह रहा है मनमोहन सिंह। तुम भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इतना जल्दी भूल गए। छौर, 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 छौर करके एक लोकनाट्य है। छौर या छाउर या छाउर, क्या है यार, छाहुर, छहुर, ठीक। लकड़बग्गा अभी बताया था। नौटंकी भी होता है इधर पे। खंब स्वांग, कौन सी जनजाति करती है खंब स्वांग, नहीं बताओगे, कोरकू, भूल गए। जिदंबा, जिदंबा यहां का एक प्रमुख लोकनाट्य है, जिसको
बहलोल या गौरैया भी कहते हैं। क्या? बहलोल या गौरैया भी कहते हैं। कितने हो गए हैं? एक होता है मनसुखा। मनसुखा कौन सा कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? बघेलखंड। एक होता है हिंगोला। बिंदी इधर नहीं आएगी। हिंगोला। बघेलखंड में होने वाले प्रमुख लोक नाट्य जो है वो जिदंबा। जिदंबा को आप याद रखना। छाहुर, लकड़बग्गा, जिदंबा, हिंगोला। ठीक है, ठीक है, याद हो जाएंगे। एक है चदैनी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में होता है शायद, लेकिन आपसे पूछ ले तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। राउत जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले छाहुर की, तो बघेलखंड में होने वाला दीपावली के अवसर पर दोहा गीत आधारित, एक एक करके देख रहे हैं। छहुर जो है दीपावली के अवसर पर अहीर जनजाति के द्वारा दोहा आधारित नाटक, दोहा गीत आधारित। लकड़बग्गा में आपको बता चुका हूं, नौटंकी में आपको बता चुका हूं, खम्बस्वांग में आपको बता चुका हूं। कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाने वाला मेघनाथ उत्सव के दौरान खम्बस्वांग, खंबा होता है उसके आसपास वो चलता है मंचन। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, जिदंबा की, तो जिदंबा मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में महिला प्रधान विवाह के अवसर पर, अभी शादियां आ गई हैं, चल रहा है मौसम धुआंधार। हाँ, लगभग कम से कम 50 लाख शादियां हैं, ऐसे एक कोई आंकड़ा दे रहा था देश में। इस सीजन में लगभग 50 लाख शादियां हैं। अब वो कह रहे हैं इसमें तुम्हारा ब्याह नहीं है, तो देखो तुम कितना मतलब चिंता का वैसे। हमारे पास आ रही थी रील और हमने कही हट कि देखो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, इन लाखों शादियों में तुम्हारा विवाह नहीं हो पा रहा हो, देखो। अरे शादियां का मौसम चल रहा है। विवाह के दौरान आपके अगर किसी खास व्यक्ति के यहाँ किसी के यहाँ शादी हो, तो एक गायन शैली का कुछ बुलावा आता है जिसको कहते हैं गौरैया। ध्यान देना थोड़ा सा इस बात पर, होता है ना, तो वही है ये। हाँ देखो आ गई याद। अरे ओ सर, ये वो वाली गौरैया है क्या? है ना, तो बारात के मतलब वही शादी के टाइम पर होने वाला एक लोकनाट्य। एक उसको लिखाई पढ़ाई के हिसाब से तो कुछ और कहते हैं, लेकिन अपने बोलचाल की भाषा में खोइया कह देते हैं। बारात जाने के बाद जो होता है ना, जिसमें लोक गायन की शैली में गालियां गाई जाती हैं और नाटक का मंचन होता है, तो वो बुंदेलखंड प्रमुख तौर पर उस लोक नाट्य के लिए जाना जाता है। और हमारा जो एरिया है वो बुंदेलखंड से बिल्कुल सटा क्षेत्र है, तो इस वजह से विवाह के अवसर पर उसका मंचन हमारे यहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा रह गया? मनसुखा। मनसुखा जो है सभी शुभ अवसरों पर होने वाला लोक नाट्य है। ठीक, ज्यादातर ये सब लोक नाट्य कौन से अवसर पर हो रहे हैं? सभी शुभ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर होने वाला प्रमुख लोक नाट्य है मनसुखा। ठीक है, इसी में वही दोहा गीत वगैरह ये सब गाए जाते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। क्या रह गया है? सब एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे ये हिंगोला भी है, ये भी एक जैसा है। ये भी सभी शुभ अवसरों पर हास्य व्यंग का एक नाटक है, हास्य व्यंग किया जाता है। बघेलखंड में होने वाला लोक नाट्य है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम आपको ये रटी होनी चाहिए चीजें कि कौन सा लोक नाट्य किस एरिया का है, किस क्षेत्र का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैसे तुम्हारा ऐसे एकदम कुछ तुम्हारे मन की चीज बता देते हैं तो हाँ सर जी ऐसा है क्या, लियो हमें तो पता ही नहीं है, है ना। ठीक है,
चंदेनी जो है वो छत्तीसगढ़ का है, इसके बारे में अपन को ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है क्योंकि अपने यहाँ नहीं होता है। केवल इतना याद रखो कि ये कहाँ कौन करता है, राउत नाम की एक जाति है आदिवासी, वो इसके द्वारा करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है बताओ जरा, शांत रहे, कोई बोला तो उसको मैं पीट दूंगा, जिससे पूछा जा रहा है केवल वही बोलेगा, की आवाज ना आ जाए किसी की भी। हाँ बताओ बेटा, है क्या किया जाए बेटा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भूल गई? अटल बिहारी वाजपेयी? अब तो नहीं है, वो तो गए, वो तो स्वर्गीय हो गए। बताओ, सीताराम येचुरी, विष्णु देव सहाय, सही कह रही हैं ये? अच्छा, राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? और रायपुर, पक्का? रायपुर ही है, बिलासपुर तो नहीं है? अच्छा, वहां का हाईकोर्ट कहां पर है, रायपुर में या बिलासपुर में? सर तुम सोच तो रहे होगे सर क्या क्या पढ़े हैं, बताओ आप क्या पढ़े हैं, मर जाएं पढ़ पढ़ के? क्या चाहते हो आप सर? जेई करें, दूसरे काम ना करें, हम रीलें ना चलाएं, हैं मोबाइल ना चलाएं, पढ़ाते ही रहें बस, पढ़ पढ़ के तो हमारी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन कोई नहीं बेटा, पढ़ के ही तुम वो सब चीजें हासिल कर पाओगे जो तुमको करनी है। चलिए नेक्स्ट जो है वो मध्य प्रदेश की चित्रकला है। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ये रटा होना चाहिए कौन सी चित्रकला किस जगह की है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अंदर की बात आपको एक बार को भले ही याद ना हो, लेकिन आपको कम से कम ये रटा होना चाहिए कि ये कला यहां की है। आपका 80% चांस है कि क्वेश्चन आपका टिक हो जाएगा। जैसे वही मध्य प्रदेश का कौन सा अपना मालवा, वही अपना कौन सा निमाड़, और वही अपना कौन सा बुंदेलखंड, और वही अपना कौन सा बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। हमारा जो मध्य भारत का पठार है, अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो वहां पर जो मध्य भारत के पठार का जो नीचे का हिस्सा है वो उसको अपन मालवा में काउंट करो, और जो इस तरफ का हिस्सा है उसको अपन बुंदेलखंड में काउंट करो, तो ऐसे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे गुना वगैरह आप गए तो वो लगभग पूरा अशोकनगर वगैरह जो है वो मालवा एरिया कहलाता है, वो मालवा एरिया कहलाने लगता है कि मालवा मालवा मालवा, है ना। और जो इस तरफ का जो एरिया है अपना ये भिंड मुरैना वगैरह ये वाला, इसको अपन एक तरह से बुंदेलखंड में अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर हम बात करें मालवा की चित्रकला की, तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, अगर आप भूल गए हो, कल एक चीज बताई थी, संजा फूली, मांडना। अच्छा, मालवा का एक याद रखना, बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता ये नहीं बताया मैंने आपको, ये याद रखना, ये गायन शैली है यहाँ की। और बरसाती लिखा है तो कब गाया जाता होगा? बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया और पानी की बोतल भी संग में उठा लाया। प्यास लगती है ना बीच बीच में, इस वजह से, है ना। तो वही नाली का पानी पीते हो क्या तुम? पानी बरसता कैसे पीते हो? ऐसे ऐसे पीते हो, है नालायक। तो मालवा में होने वाला जो प्रमुख चित्रकला है वो कौन सी है? ये तो गायन शैली है बेटा, है ना, इसलिए फोकस होके पढ़ा करो। पेपर में मैं बता रहा हूं, मैंने उस दिन समझाया था तुमको, क्या हो जाएगी। हाँ, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे वही खेल होगा पेपर में, वही खेल पाएगा। कई बच्चे शिकायत करते हैं आके कि सर आते हुए 4 गलत करे आया, आते हुए रटे रटाए गलत करे आया, और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रह गया मेरा, एक क्वेश्चन से, किसी का 2 क्वेश्चन से। वो 4 हो जाते सही तो सर मेरिट में आ जाता। वो 4 वो इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि पेपर के पहले आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते नहीं है। आपको सब जगह दिमाग लगाना है कि देश में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, मौसी के यहाँ क्या चल रहा है, चाचा के यहाँ क्या चल रहा है, दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है, सर की लाइफ में क्या चल रहा है, जे भी ना, और इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सब जानना है तुमको। और पेपर आ जाता है, फिर पेपर के 2 4 5 दिन आप पहले आइसोलेट होते हो, तो दिमाग को पता नहीं, समझ नहीं पाती आपकी ह्यूमन बॉडी। फिर आप जैसे ही एग्जाम में हॉल में पहुंचते हो
तो आपका दिमाग और वो एटमॉस्फेयर ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस चीज को। तो आप क्या करते हो फिर? ह्यूमन एरर। आपके पास क्वेश्चन आया, उसने पूछा कि मांडना जो चित्रकला है वो कहां की है, तो अब आपके दिमाग में मालवा भी घूम रहा है, आपके दिमाग में निवाड़ भी घूम रहा है, और आपके दिमाग में सरजी भी घूम रहे हैं, और सरजी की पर्सनल लाइफ भी घूम रही है कि सर आजकल एक्टिवा से आ रहे हैं, सर की बॉक्सर कहां चली गई, क्या सर ने एक्टिवा खरीद ली है तुम? और जबकि फिर तुम दिमाग को कंसंट्रेट करोगे कि नहीं नहीं नहीं, मांडना मांडना कहां का है, मांडना का मांडना का, फिर तुम्हें तो कोई दूसरी बात याद आ जाएगी, मौसी तो जे कह रही थी कि जावर तुम्हारा नौता नहीं देंगे। और उस बीच में क्या होता है? उस बीच में आप तुक्के लगाते हो, वो गलत ही लगता है। आप अगर किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, डांसर हैं, गायिका हैं, या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले आइसोलेट होने की जरूरत है, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, और कंपटीशन में जो अच्छा करता है वही जीतता है। तो आपको कंपटीशन में आपकी कंसंट्रेशन, जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप लोगों से कम इंटरफेयर करेंगे, उतना आपका कंसंट्रेशन फोकस होगा, उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आपकी बॉडी जो है वो आइसोलेशन की हैबिचुअल नहीं है। एकदम से तुम एग्जाम हॉल में जाकर के एकदम से आइसोलेट हो जाते हो, 3 घंटे बैठना है एकदम फोकस होकर के, फोकस वो जम नहीं पाता, क्योंकि फोकस तुम्हारा पहले से ही गायब है। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा जो सीरियस तैयारी करते हैं, वो ना तो ज्यादा त्योहारों में इन्वॉल्व हो पाते, ना ज्यादा शादी ब्याह में इन्वॉल्व होते, ना लोगों की पर्सनल लाइफ में। तुमने खुद भी देखा होगा, आसपास तुम्हारे 1-2 लोग ऐसे होंगे, और तुम मोह ऐठ के कहते भी होगे, जे कहू से बातें ही नहीं करते। अरे काय करे वो तुमसे बात? जब सिलेक्शन होगा तब करेगा तुमसे बात। इसीलिए वो आइसोलेट होते हैं, एक कमरे में ही रहते हैं, ना ज्यादा किसी से बात करते, ना ज्यादा उनको बोलना ना चालना, हंसते हैं बोलते हैं, लेकिन समय समय पे उतना ही, क्योंकि उनको पता है एनर्जी शरीर के अंदर उतनी ही है। समझ पा रहे हो ना? तो ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं एग्जाम का, नहीं तो गलती करे आओगे बेटा, फिर चिल्लाते रहोगे कि सर 1 क्वेश्चन से रह गया, 2 क्वेश्चन से रह गया। चित्रावण, दिवासा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह समझाया था कि बरसाती वार्ता गायन शैली है, मैं पढ़ाना भूल गया था आपको, जो बरसात के मौसम में होता है, रात्रि के समय। ठीक, मालवा का एक प्रमुख चित्रकला है जिसको अपन कहते हैं संजा फूली, जो कि मैंने आपको बताया था कि पितृपक्ष में होने वाला एक आयोजन है, जिसमें संजा गीत गाए जाते हैं, जिसमें अविवाहित जो लड़कियां हैं वह उसमें भाग लेती हैं, और अलग अलग प्रकार की दीवार पर, अपने दीवार पर, घर के द्वार पर गोबर और मिट्टी से मिलाकर के कुछ आकृतियां बनाती हैं, जिसमें वो फूलों का भी प्रयोग करती हैं। और लगभग 15 दिन ये कार्यक्रम चलता है। सुबह बनाया जाता है, फिर शाम को दूसरा, ऐसे कुछ करके चलता है। शाम को गायन किए जाते हैं, फिर बना दिया जाता है। फिर उनकी जो मिट्टी वगैरह जो होती है उसको इकट्ठा करते हैं, और उनको किसी भी नदी या किसी तालाब में जाकर के, ग्रुप में जाकर के गीत गायन करते हुए क्या कराते हैं, जाकर के जल समाधि उनको दे दी जाती है। तो वह जो चित्रकला है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? संजा फूली के नाम से। और यहीं पर संजा फूली में ही संजा गीत गाए जाते हैं। क्लियर है क्या? अब जैसे निमाड़ है, तो निमाड़ का जो लोक चित्रकला में अगर हम जाएं, तो निमाड़ की जो प्रमुख लोक चित्रकला है उसमें सबसे पहले है, सबसे जो प्रमुख है, हाँ देखो याद रखना, नाग चित्र, कांचली भरना, कांचली भरना, ठीक है, कांचली भरना, इसको अपन हटाते हैं। मेन हमको रटना है चीजों को। कांचली भरना, नाग चित्र और पागल्या इंपोर्टेंट है। कांचली भरना, पागल्या, और मैं बार बार कह रहा हूं कुछ चीजें क्या होती है बेटा, कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो आपको, देखो मालवा और हमारा निमाड़ जो है वो भी दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। और अपना है एक खोपड़ी पूजन है, रटना है दबा के एकदम बिल्कुल बहुत सीरियस होकर के। खोपड़ी पूजन, जिरौती, मूर्धन, थापा, थापा, जिरौती,
मूर्धन। अभी इसकी डिटेल हम देख लेंगे, अभी नाम याद रखो, ठीक है। जैसे अब इसके बाद की बात अगर करें तो इसके बाद देखेंगे अपन किसको, बुंदेलखंड को। मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला, मध्य प्रदेश में होने वाली प्रमुख चित्रकला लोक चित्रकला जो है, जिसमें जिसमें सुरैती, कोहबर, कोहबर, सुरैती, कोहबर, मूर्ते, नोरते, मोर मुरैला। अरे सर कैसे याद होगा ये सब, जैसे तुमको गाने याद हो जाते हैं पुराने पुराने, है ना, लोकगीत, रसिया, इंग्लिश गाने, पंजाबी गाने, जीने मैनू दिल लुटियां, ऐसे करके। तो ऐसे बेटा ये भी याद हो जाएंगे। रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। किसी भी चीज में अगर आपको बहुत अच्छा होना है, क्या करते रहिए, क्या करते रहिए, रिपीटेशन 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 है। अच्छा, और दौज, दौज पुतलिया बोलते हैं उसको। अरे दौज पर बनाते हैं ना घर के बाहर कुछ गोबर से, दौज पुतलिया। गोवर्धन, गोवर्धन, गोधन गोवर्धन, ठीक है। और एक और है मुख्य, चौक, अंगरोहन। अरे चौक हर शुभ अवसर पर, है ना। अब तो रंगोली बनाने लगे हैं। दीपावली पे एक मुख्य कार्य सबसे घर की बेटियों का रंगोली बनाना, और उससे भी ज्यादा प्रमुख कार्य उस रंगोली बनाने के बाद फोटो खींच के स्टेटस लगाना, वो सबसे प्रमुख है। और अगर तुम्हारे घर का कोई सदस्य उस स्टेटस पे कोई रिप्लाई ना दे पाए तो उससे कह के, हाँ भैया तुमने जी देखी नहीं रंगोली हमारी, हमने कही हाँ नहीं देखी, तो हमने कही देख ली तो इसको लाइक कौन करेगा। अब चाहे वो अच्छी नहीं बनी हो तो कैसे लाइक कर दें, लेकिन अब मजबूरी है भाई, सेठ जी ने कहा है तो करना पड़ेगा, है ना भाई। बढ़िया सुंदर सुंदर रंगोलियां बनती हैं दीपावली पे, तो इंटरनेट का जमाना है, हाल देख दाख करके। हाँ, तो रंगोली भी एक हमारे यहाँ का एक प्रमुख लोक चित्रकला का एक 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 उदाहरण है, जो कि अब तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, रंगोली, है ना। तो मध्य प्रदेश में होने वाली जो प्रमुख चित्रकलाएं हैं, जिसमें ये मोरते और नौरते, ठीक है, और मोर मुरैला, सुरैती, कोहबर, हमको ये याद रख लेना है। देखो दौज आपको पता ही है कि दौज के अवसर पर जो होता है, और गोधन गोवर्धन आपको मालूम ही है कि जो दीपावली के अगले दिन जो पूजा पाठ करते हैं तो जो गोबर से जो बनाए जाते हैं, ठीक है। और चौक पूरना आपको मालूम ही है कि हर शुभ अवसर पर चौक पूरे जाते हैं। ऐसे ही एक है रंग रोहन, तो ये भी शुभ अवसर पर होने वाला क्या है, एक चित्रकला। अभी मैंने इनकी डिटेल्स नहीं बताई है कि कौन सी चित्रकला कब की जाती है, किस किस अवसर पे की जाती है, और काय का चित्र बनाया जाता है। अभी केवल अपन ने केवल क्या देखे हैं, नाम देखे हैं, केवल क्या देखे हैं, नाम देखे हैं, है ना। अब जैसे एक रह गया कौन सा, बघेलखंड। बघेलखंड जो है, यहां पर होने वाली जो चित्रकला है, इन चित्रकला में सबसे प्रमुख तौर पर जो चित्र है वो अपना बघेलखंड में सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है तिलंगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तिलंगा। दूसरा वही अपना कोहबर। तीसरा है छठी चित्र। छठी चित्र जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद जो छठवें दिन जो आयोजन होता है, छठी मैया की पूजा वूजा होती है, तो वही छठी चित्र, ठीक। और अलग क्या है, न्यूरान। बाकी मोर मुरैला, बाकी अंगरोहन, ये कॉमन है।
लेकिन कॉमन में अगर मोर मुरेला आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे बघेलखंड, अगर दोनों आ गए तो, ठीक। और कौंडर। तिलंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल से बनाया जाता है ना, इसलिए तिलंगा नाम है इसका। दीवार पे काहे से बनाया जाता है? तेल का प्रयोग किया जाता है इसमें, तिलंगा, इसलिए उसका नाम क्या है? इसलिए उसका नाम तिलंगा है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? सब नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको बस डिटेल देखनी है इसकी, एक एक दो दो लाइन की बस। लेकिन सबसे पहले तो रटना है ना। सबसे देखो, याद करने की निंजा टेक्निक क्या है मैं आपको बताऊं। ऐसे मत किया करो कि एक बार में ही सब याद हो जाए। आपने जैसे मालवा उठाया, आप चित्रकला पढ़ना चालू किए, ठीक। तो आपने जैसे मालवा को लिया, तो मालवा में आपने देखा संजा फूली, चित्रावण, दिवासा, आपको ये कॉमन नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले एक एक याद करो। ऐसा नहीं करना है कि मालवा के पहले सबसे पहले हम पूरे मालवा के रटेंगे, फिर दूसरे, नहीं, एक एक दो दो ये करके याद करो। सारे याद एक बार में नहीं होते। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई जैसे मालवा है, मालवा में संजा फूली है जो अलग है, जो कि निमाड़ में नहीं है। निमाड़ के एक दो याद कर लो, बुंदेलखंड के एक दो याद कर लो, बघेलखंड के एक दो कर लो। जब इतने हो जाए, अच्छे से कंठस्थ हो जाए, जैसे बघेलखंड में कौन सा है? तिलंगा, छठी मैया का चित्र, छठी चित्र, ये दो अलग हैं, ठीक है। जैसे बुंदेलखंड में कौन सा था? चौक पूर्णा, दौज पुतलिया, गोवर्धन, जो सरल हैं, जो तुमको आराम से याद हो जाए। सबसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे याद किया करो। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये हो गई चित्रकला, निपट गई साहब अपनी, अपना वो हो गया। कुछ कलाएं अलग हैं, कुछ अलग कलाएं भी हैं, जैसे वो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन मैं अभी समझा तो दूंगा कम से कम आपको। जैसे 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 प्रशस्तर कला। प्रशस्तर कला मतलब, अब तुम कह रहे हो सर प्रशस्तर, प्रशस्तर तर आ रहा है इसमें, तो मतलब पत्थर और प्रशस्तर, अच्छा एक ही है ये, थर तर, ठीक है। तो पत्थर से जो कुछ चीजें अगर बन रही हैं, कुछ मूर्ति बन रही है, कुछ बर्तन बन रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रशस्तर कला बहुत अच्छे से स्थापित है। जैसे छपाई जो होती है ना कपड़ों पे, कई जगह चित्रकला, तो ऐसी बाग प्रिंट है एक धार जिले की। तो ऐसे कई और भी कलाएं हैं जो अलग अलग हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया की हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एक लिस्ट है पूरी, रट लेना, याद कर लेना, भेज देंगे आपको। जैसे ग्रुप में मैंने आपको आज ओडीओपी भेजे हैं, एक बार पढ़ के जाना एग्जाम में। ओडीओपी जो नहीं समझता वो सुन लो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक स्कीम है, जिसके तहत हर एक जिले का एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रमोट, जिसके द्वारा उस जिले की एक नई पहचान बनती है। जैसे मुरैना है, तो मुरैना के लिए ओडीओपी में क्या चिन्हित है? सरसों। आपका गुना है, गुना के लिए क्या चिन्हित है? धनिया। आपका ग्वालियर है, ग्वालियर के लिए क्या है? पत्थर, स्टोन, स्टोन जो है जिससे मूर्तियां बनती हैं। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 55। तो 55 जिलों के लिए 55 प्रोडक्ट हैं। और एग्जामिनर का मूड है, वो पूछ लेता है कि भाई बताओ कि इस वाला ये ओडीओपी में क्या है। कई जिले ऐसे हैं जिनके बीच वो प्रोडक्ट कैसा है? कॉमन है। मतलब एक ही प्रोडक्ट कितनी जगह? 2 जगह, कि यहां का भी ये और यहां का भी ये। अब जैसे देखो, आपको मालूम है कि कल जो है वो हमारे देश की लड़कियों ने नाम रोशन कर दिया, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है ना। तो ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, ये बहुत कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो है हमारे देश में, लड़कियों की एक इमेज है कि अरे यार क्या गुड़िया से खेलेगी, है ना। क्रिकेट ये समझ लो कि कल का जो मैच है, कल का मैच जीत करके उन लड़कियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएंगे अब कोचों के यहां जा करके, अब कहेंगे कि तू भी क्रिकेट खेल ले। उसको बैट दिलाएंगे, गुड़िया नहीं दिलाएंगे। अब उसको घर का जो सामान जो होता किचन सेट, बच्चों को यही दिलाते हैं अपन, और लड़के को दिलाते हैं बैट, और लड़कियों को दिलाते हैं किचन सेट। तो बचपन से ही अपन मानसिकता उनके अंदर भर देते हैं कि तुमको तो खाना बनाना है। लेकिन कल का जो मैच है, मतलब
जो वहां की कप्तान है अपनी क्रिकेट टीम की, हरमनप्रीत कौर, उनको बिग मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। मतलब उनने, उन लड़कियों ने आने वाली लड़कियों के लिए इतने दरवाजे खोल दिए कि अगर वो कल हार जाती ना तो बहुत नुकसान होता है इस देश की एक पूरे महिला वर्ग का। अब क्या है, देखो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, जो लोग क्रिकेट देखते भी नहीं है उनने भी स्टेटस लगाए हैं, और जिन लोगों को उस टीम के 5 खिलाड़ियों के नाम भी याद नहीं होंगे, वो जानते भी नहीं होंगे, उनने भी स्टेटस लगाए हैं। तो अब आने वाले टाइम में लड़कियों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए। इसीलिए जब आप कोई एक व्यक्ति आपसे निकल करके अच्छा काम करता है ना, तो आने वाले लोगों के लिए दिशा तय हो जाती है। अब तुम देखना गली गली में जो माता पिता होंगे, जो अपने बच्चों, जो अगर कोई बच्ची खेलने कूदने में थोड़ी अच्छी होगी तो उसका एडमिशन कराने जाएंगे, उनको अपनी अब ना जाने कितनी सारी हरमनप्रीत कौर पैदा होंगी, स्मृति मंधाना पैदा होंगी, और श्री चरनी पैदा होंगी, क्रांति गौड़ पैदा होंगी, रेणुका ठाकुर पैदा होंगी, दीप्ति शर्मा पैदा होंगी, सैफाली वर्मा पैदा होंगी। मतलब इतनी सारी लड़कियां जो कल उन्होंने जो किया वो भाई एकदम एकदम, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, चेंज होता है। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने भाले में गोल्ड जीता, तो ना जाने कितने बच्चे अब भाले में प्रैक्टिस करना चालू कर चुके हैं, पहले एक खिलाड़ी नहीं था। और लड़कियां, तुम समझ रहे हो, इंडिया में लड़कियों के लिए आज भी देखो समाज बहुत बढ़ चुका है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अंदर से समाज आज भी बहुत सड़ा है। ये आप लोग खुद अपने अंदर झांकेंगे तो पता लगेगा। पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम समझो बहुत किस्मत वाले हो बेटा। नहीं पढ़ा रहे हैं कईयों के माता पिता, मैं तो बहुतों को जानता हूं, मैं दुनिया थोड़ी सी ज्यादा देखी है तुम लोगों से। अब कल का जो मैच हो गया ना, तो आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे या जिनके बच्चे आज छोटे छोटे हैं, उनको अपनी बच्चियों में वो क्रिकेटर्स दिख रही होंगी, यार खेल तो हमारी बच्ची भी सही लेती है, क्या इसका एडमिशन करा दें। और अगर वो कल नहीं जीतती तो ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अब इंटरनेट पे फोटो चल रही है, पेपर में फोटो आ रही है, टीवियों पे आ रही हैं, तो अब माता पिता का भी क्या बदलेगा, मन। क्योंकि सबको अच्छा लगता है कैमरे पे आना, सबको अच्छा लगता है पैसा और फेम। तो जब उनके माता पिता को देखा तो आज अब सबने, ज्यादातर माता पिताओं ने अपनी बच्चियों में सैफाली वर्मा देखना चालू कर दिया होगा, कईयों ने दीप्ति शर्मा देखना चालू कर दिया, क्या क्यों, अपनी बेटी भी थोड़ा बहुत तो खेल लेती है, काय में अच्छी है, वो कहते दौड़ अच्छा लगा लेती है, तो कल अपन इसका एडमिशन करा दें क्या। तो एक पीढ़ी से दूसरी, आप में से भी जितनी लड़कियां बैठी हैं, आपके परिवार में या गांव में किसी एक लड़की ने नौकरी ली होगी, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए कि यार उनकी लग सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। तो बेटा एक अच्छा कदम जो होता है ना, वो आने वाली पूरी पीढ़ियों को बदल देता है। अब लोगों को दिख तो रहा होगा कि वर्ल्ड कप जीत लिया, ऐसे ही थोड़ी जीत लिया। जमाने में जो अपने देश की पहली महिला क्रिकेटर थी, शांता रंगास्वामी, आई थिंक यही थी भारत की पहली महिला क्रिकेटर, कैप्टन। पहली बार हमने 1976 और 1978 में मैच खेला, 76 में टेस्ट खेला, 78 में वनडे खेला, महिला क्रिकेटर्स ने। मिताली राज सालों तक खेलती रही, झूलन गोस्वामी सालों तक खेलती रही, लेकिन उनको वर्ल्ड कप तक पहुंची, तीसरी बार पहुंचे थे अपन, 2 बार पहले भी पहुंच चुके थे, लेकिन 2005 में और 2017 में, तो मैं कहूं पूछ ले तो लिख लो बेटा, मतलब सुन लो, 2005 और 2017 यहां ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और यहां इंग्लैंड से हारे थे, ठीक है। और 1973 में पहली बार महिला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, पहली बार महिला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 1973 में, लेकिन हम जीते कब, 2025 में आकर। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी, स्मृति मंधाना मतलब एक बहुत बड़ी क्रिकेटर हैं, जैसे पुरुषों में विराट कोहली और रोहित शर्मा, ऐसे यहां पर ये। और एक और चीज सुनो, अब देखो बदलाव देखना तुम कितना आएगा। अभी तक महिला क्रिकेटरों के नाम की टी शर्ट्स नहीं आती थी मार्केट में, अब देख लेना आपको महिला क्रिकेटरों के नाम की टी शर्ट्स आएंगी। लोग अब महिला क्रिकेट देखेंगे, पहले तो ये कहते अरे महिला क्या क्रिकेट खेलेंगे, आए हाउ वो को देखते, उनको पैसा भी कम मिलता था, उनको सुविधाएं भी कुछ नहीं मिली, अरे जी का खेलेंगी है, जी को देखते। लेकिन कल का एक स्टेप पूरी दिशा और दशा बदल गया, अपने देश की खेल जगत की पूरी दिशा दशा बदल जाएगा, और खासकर महिलाओं के लिए। लड़कियों को तो उस टीम का मतलब ये समझ लो कि एकदम पूजा पाठ कर लो उनको इतना थैंक यू बोलो कि भैया तुम 11 ने आने वाली पीढ़ियों की इज्जत बचा ली, रिस्पेक्ट बचा ली।
है ना, कि मतलब उनने इतना बेंचमार्क साबित कर दिया। अब देखना तुम स्पोर्ट्स में कितना बूम आता ही है। जैसे मिल्खा सिंह मूवी आई, लोग मोटिवेट हुए ना उससे, तो ऐसे ही होता है। कितने ताने सुने होंगे लड़कियों ने, कई तो आज भी सुनती होंगी जब पढ़ने आती होंगी यहाँ से गांव से, आओ गांव पढ़ रही शहर में। तो मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूं कि तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है, सबके मुंह बंद हो जाएं। नहीं, अगर तुम सक्सेस नहीं हुई, इनका तो कुछ नहीं सोच रहे जी, तो कछु कर लेंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं की जाति से आता हूं, तो मैं भी कुछ नहीं कर, मैं तो कुछ कर रहा हूं ना, तुम्हारे संग दिक्कत होगी। तो समझ में आ रहा ना, कल की जो जीत है वो बहुत तगड़ी है साहब। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता महिलाओं में? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार? 7 बार। 7 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया। और पहली बार कब आयोजित हुआ था? 1973, शायद इंग्लैंड में हुआ था, है ना। और पहली बार इंडिया ने जो टेस्ट मैच खेला था बेटा, वो 1976 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जितना मुझे, ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जितना मेरे मेमोरी में उतना बता पा रहा हूं। और 1978 में हमने ओडीआई खेला था, वनडे क्रिकेट। ये टेस्ट खेला था सबसे पहले, ठीक है। और वनडे हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। बहुत सारे क्रिकेटर्स हुए, कई महिला क्रिकेटरों का सपना अधूरा रहा, लेकिन कल फाइनली अपन जीत गए और मजा आ गया, एकदम बहुत मजा आ गया। मैं तो पूरा मैच देखा था भाई साहब, ऐसे मोबाइल लगा करके, है ना। अबे तू मत देख, तेरा पेपर है मेरा कोई पेपर नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है बेटा टॉपिक, है ना। अब आपको याद क्या करना है, सुनो जरा। आपको आज मैं और मटेरियल भेजूंगा, आपको मैं आज विविध भेजूंगा, विविध, ठीक है। तो विविध में से आपको जो टॉपिक दिए जाएं, आपके पास लूसेंट है तो उसमें, अगर जिसके पास लूसेंट है वो लूसेंट में से पढ़ लेना, नहीं है तो उस फोटो में से पढ़ लेना। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो संस्थान है, प्रमुख संस्थान, वो मैं आपको भेजूंगा आज, ठीक। कला से रिलेटेड जो संस्थान है, बहुत सारे संस्थान हैं। जैसे समझ लो, पहले टॉपिक समझ लो, लिखना भले ही मत, समझ लो। जैसे 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 अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी। अब अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी है तो काय के लिए काम करती होगी बेटा? अब जैसे मैं कहूं संस्कृत एकेडमी, मैं कहूं सिंधी एकेडमी, मैं कहूं पंजाबी एकेडमी, है तो ऐसे मैं कहूं कि आपसे भारत भवन, लोक कला भवन, जनजातीय भवन, तो ऐसे जो मैं आपको भवन वगैरह भेजूंगा तो इसको आप रट लेना। ये संस्थाएं हैं जो अलग अलग मुद्दों पर क्या कर रही हैं बेटा? काम कर रही हैं। एक दूसरा आपको मैं भेजूंगा क्या? जनजातियों के व्यक्तित्व, कि जैसे टांट्या भील, खाजिया नायक, गंजन सिंह कोरकू, सीताराम कंवर, भूरी बाई, ठीक है, अपने अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम। तो लगभग आपको 20-25 में वो भेजूंगा, तो आपको केवल क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में रट लेना। ये 2 टॉपिक आपको मैं भेज देंगे और कल फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। 2-3 टॉपिक मेजर रह गए हैं, जनगणना रह गई है, और आपके खनिज, और आपके ऊर्जा संसाधन, और अंत में रह जाता है पर्यटन। इतिहास पढ़ाने के लिए बेटा समय नहीं है, उसके मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो आप उसको रटना और जो चीज समझ में ना आए वो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों से।